हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अफरोज़ पठान। आज हमारे लेक्चर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पढ़ेंगे आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 संविधान का आर्टिकल 1 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम कई मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि जिसमें एक डायलॉग सा फेमस है और जनरली लोग अपनी बातचीत में भी इस्तेमाल करते हैं कि आप जब बिहार में जाएंगे तो आपको बिहारी मिलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी मिलेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल्स मिलेंगे। तो फिर इंडिया कहाँ मिलेगा या इंडिया क्या चीज़ है? तो आर्टिकल 1 उसी बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 जब भारत के निर्माताओं ने, भारत के लोकतंत्र के निर्माताओं ने जब इस बारे में सोचा कि आखिर भारत क्या होगा तो या फिर इंडिया क्या होगा, तो एक बड़ी बहस चली। क्योंकि इंडिया जो कि एक मॉडर्न युग में कदम रख रहा था और भारत जो कि अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए था, तो इन दोनों नामों का संयोग बनाकर कुछ रखना एक अहम सी चर्चा बन गया था संविधान सभा की। और इसी बीच में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस बात को तय किया कि हम भारत का नाम ना ही सिर्फ भारत रखेंगे, ना ही सिर्फ इंडिया रखेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडिया रखते तो ऐसा हो सकता था कि हम मॉडर्न युग में तो कदम रख रहे थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करने के बाद एक नए दौर की शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन क्या हम अपने पुराने बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए भारत के को भूल कर आगे बढ़ रहे थे। तो इसीलिए इस बात के ऊपर एक मसौदा तैयार हुआ, एक एग्रीमेंट बना सभी के बीच में कि भारत का नाम ना ही केवल भारत रखा जाएगा और ना ही केवल इंडिया। इसीलिए उन दोनों के संयोग से बनने वाले एक नाम को, या कहें तो दोनों ही नामों को, भारत का ऑफिशियल नेम या जिसे हम कहें औपचारिक नाम के रूप में रखा गया। और मैंने इस बात को बड़े लंबे तौर पे क्यों लिया, इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर हम भारत से अपनी पहचान विश्व में बनाएं या फिर इंडिया से अपनी पहचान विश्व में बनाएं। काफ़ी बार ये भी देखा गया कुछ पिक्चर्स के अंदर या कुछ मूवीज़ के अंदर इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया, जैसे कि जब हम इंडिया की तरफ देखें तो हमें दिखता है अमीर लोगों का इंडिया, और जब हम भारत की तरफ दिखते हैं तो हमें दिखता है पुअर और मिडिल क्लास का इंडिया। जबकि ये धारणा सरासर गलत है। भारत नाम एक ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए राष्ट्र के रूप में है, और इंडिया जो कि आगे टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशंस के अंदर और अलग अलग अपने मिशंस के जरिए पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के रूप में इस नाम को चुना गया। ना कि इंडिया रिप्रेजेंट्स रिच पीपल। इंडिया डजंट ओनली represent the rich people, but it also represents all its population. In collective definition, all the population of India is known as India. चलिए अब हम अपनी चर्चा को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। तो आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया इंडिया
दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया और भारत के ऊपर तो हमने तकरीबन 1.5-2-3 मिनट से चर्चा कर ली है, लेकिन आज का अहम टॉपिक जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब ये नाम आखिरकार क्यों दिया गया? अगर आप देखेंगे तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो पहला और लिखित संविधान पूरी दुनिया में अगर किसी देश ने बनाया तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आप अमेरिका का यूएसए की फुल फॉर्म लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह आपको लिखी हुई दिखेगी, यानी कि इसके नाम में ही है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि राज्यों को मिलाकर, स्टेट्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाकर जो एक देश का निर्माण हुआ, एक कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द अमेरिका। तो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर एक हम लेमैन की भाषा में अर्थ जानेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि वो अमेरिका जो कई राज्यों के समूह से बना है, दैट अमेरिका which is constituted or formed by collecting or by uniting 2 or more states। अच्छा, चलो अब बात चली रही है तो हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये यूनाइटेड स्टेट्स क्या है। बात है बहुत पुराने समय की, जब आप नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अगर आप मैप देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर है कनाडा और इसके बीच के हिस्से पे है यूएसए, और इस तरफ आपको एक अलास्का नाम का एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा दिखेगा। अलास्का कैसे अमेरिका का हिस्सा बना, वो पहले किसका हिस्सा था, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट जब बहुत सालों पहले की बात है, जब अमेरिका साम्राज्यवाद का गुलाम था, या कहें कि एक डोमिनियन था किसका। यहाँ पर अगर आप जाएंगे यूरोप के अंदर तो कई सारी कंट्री थी, यूके, स्पेन, पोर्तुगाल और भी कई देश। इन सारे देशों ने जैसे कि भारत के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था, उसी तरह से इन्होंने अमेरिका, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के कई राज्यों में भी, कई स्टेट्स में भी अपना डोमिनियन इस्टेब्लिश कर रखा था। यानी कि सरकार इन राज्यों की भी, इन स्टेट्स की भी उसी तरह चलती थी जैसे इंडिया में आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया का शासन प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अमेरिका की तर्ज पर इंग्लैंड के राजा के द्वारा गवर्नर और जो हम कहें लॉर्ड, एक सही टर्म नहीं आ रही, गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जाता था, जिसे हम वॉइस रॉय भी कहते थे। अभी हम वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल के बारे में भी डिफरेंस देखेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट। अच्छा, तो मैं बता रहा था जिस तरह भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, पुर्तगाल ने गुलाम बना रखा था, और भी यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों ने गुलाम बना रखा था, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे कई सारे स्टेट्स को इन
यूरोप के कई सारी कंट्रीज ने गुलाम बना रखा था। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वो कुछ इस तरह नहीं दिखता था। अमेरिका का कभी भी स्वरूप ऐसा नहीं रहा है आज़ादी से पहले। वो कुछ अलग अलग राज्यों के रूप में बटा हुआ था। जब इस पर से साम्राज्यवाद का शासन खत्म हुआ और अमेरिका ने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया, जब इन्होंने संविधान का निर्माण करना चाहा तो इनके बीच में एक रेफरेंडम हुआ। और रेफरेंडम इस बात पर हुआ कि कौन सा देश साथ में रहकर अमेरिका को बनाना चाहता है, कौन सा देश साथ में रहकर कनाडा को बनाना चाहता है, और कौन सा देश, कौन सा राज्य अलग रहकर अपना खुद का देश बनाना चाहता है। तो उस रेफरेंडम में अप्रॉक्सीमेट 50 स्टेट्स जो थे, उन्होंने इस बात पे अपनी एग्रीमेंट दी कि वो 50 स्टेट मिलकर यूएसए का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि कलेक्टिवली 50 स्टेट्स मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। अच्छा, इसी तर्ज पर हम देखें तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत में भी सरदार पटेल के द्वारा जब भारत के अलग अलग राज्यों रजवाड़ों को और यूनियन टेरिटरीज़ को और ब्रिटिश कमिश्नरेट्स को मिलाकर भारत बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी तरह जब अलग अलग राज्यों ने मिलकर इस बात पे तय किया कि वो मिलकर एक मुल्क बनाना चाहते हैं, एक कंट्री बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा इंडिया। इसीलिए ये आर्टिकल 1 की जो डेफिनेशन है ये वहीं से आती है, जिसका टर्म का डेफिनेशन अगर हम दोबारा से रीड आउट करें तो उसका मतलब होता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। यानी कि जिस तर्ज पर अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना और उसका नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरह हमारा देश भारत भी इसी तरह कई छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों से, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट से, कुछ जो ब्रिटिश कमिश्नरेट्स थी उससे, और कुछ अलग तरीके से दूसरे देशों से जो या दूसरे इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे वो भारत में आकर भारत का गठन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ आती है जब हम इसी बारे में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही लिखा है कि जिसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं तो यूएसए शैल बी द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, और जब हम अमेरिका के संविधान को पढ़ते हैं तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। दोनों का अगर हम हिंदी में देखें मीनिंग तो तकरीबन वो हमें एक जैसा ही दिखेगा। यूनियन ऑफ स्टेट का हिंदी मीनिंग होता है राज्यों का संघ, दूसरा फेडरेशन ऑफ स्टेट का मीनिंग होता है राज्यों का महासंघ। चलिए आज हम इसी बारे में पढ़ लेते हैं।
यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब भी सेम वही होता है जो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है इनडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि जिसमें इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी कि जिसमें यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर साउथ इंडिया की साइड में एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जिसको हम मैड्रास के नाम से जानते थे। आज़ादी के समय ये राज्य जो कि मद्रास स्टेट करके भारत संघ में शामिल हुआ, इसको आगे 1956 के आसपास दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनके लिए बनाया गया आंध्र प्रदेश, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके लिए बनाया गया तमिलनाडु। लेकिन इससे हमें ये देखने को मिलता है आगे फिर कई सारे टुकड़े हमें दिखेंगे, जैसे यूपी के अंदर दो टुकड़े करके बनाया गया, यूपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एक राज्य है भारत का बिहार, जिसको तोड़कर बनाया गया बिहार, झारखंड। इसी तरह आप देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उसे तोड़कर बनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र। इसी तरह आप भारत के अलग अलग राज्यों में, एमपी में भी आप देख सकते हैं, एमपी को तोड़ करके बनाया गया एमपी और छत्तीसगढ़, और भी बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब में से पंजाब प्लस हरियाणा, कभी हिमाचल प्रदेश भी इसी का हिस्सा था। जिस तरह 2019 में सबसे रीसेंट जो डिस्ट्रिक्टिबल ऑफ स्टेट हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख। तो इंडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स में क्या होता है कि यूनियन को तो नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप भारत की सीमाओं को देखेंगे तो जैसा कि 1947 में थी, आज भी बिल्कुल वैसी ही है। यूनियन को अभी तक नहीं तोड़ा जा सका है, लेकिन हाँ, स्टेट को उसकी बाउंड्रीज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन यूनियन की बाउंड्रीज आज भी उसी रूप में होंगी जैसा कि आज़ादी के वक्त थी। चलिए अब हम इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि जब यहाँ पर राज्यों ने अपनी एग्रीमेंट दी, अपनी सहमति दी कि जिससे वो मिलकर एक अमेरिका का गठन करेंगे, एक अमेरिका का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनको ये एश्योर किया गया, ये श्योरिटी दी गई कि उनकी सीमाओं को, उनकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें राज्यों को तो तोड़ा जा इसमें राष्ट्र को, यूनियन को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि कल को एक स्टेट आकर कह दे कि नहीं साहब, हमें अमेरिका के साथ नहीं रहना, हमें एक अलग सेपरेट कंट्री बनाना है, तो
अमेरिका की बाउंड्री कुछ इस तरह की हो जाएगी। बाकी ये जो राज्य है ये अपना अलग हो सकता है। तो यूनियन की बाउंड्री चेंज हो गई है, लेकिन राज्य की बाउंड्री आज तक चेंज नहीं हुई है और ना ही हो सकती है, क्योंकि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यूनियन ऑफ स्टेट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, उनके नेम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन यूनियन को, भारत संघ को, उसकी बाउंड्रीज को, उसके नाम को नहीं बदला जा सकता। इसी तरफ कंपैरिजन में अगर हम यूएस में देखेंगे तो यूएस के अंदर क्या होता है कि उसकी यूएसए की बाउंड्री को तो चेंज किया जा सकता है, उसके नाम को बदला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर शामिल हुए राज्यों को ना ही उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, ना ही उनके नाम को बदला जा सकता है। चलिए यूनियन ऑफ स्टेट या जो भारत के संविधान के अंतर्गत या जो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली गवर्नमेंट होंगी, उनके अंदर जो सेंटर होगा वो सुप्रीम होगा, यानी कि सेंटर राज्यों को कमांड दे सकता है, स्टेट्स को कमांड दे सकता है अपने किसी कानून को मानने के लिए, या सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून पूरे मुल्क पर लागू होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट्स की सुप्रीमेसी प्रिवेल करती है, यानी कि विदाउट कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स सेंटर कैन नॉट अप्लाई एनी एक्ट ऑफ द यूनियन, यानी कि सेंटर अपने बनाए गए कानून को राज्यों के ऊपर थोप नहीं सकता जब तक कि स्टेट्स की मर्जी ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले देशों में ये अधिकतर देखने को मिलेगा जिसके अंदर सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाले देश होंगे उनके अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है वो ड्यूअल सिटीजनशिप का होता है, यानी कि किसी उस देश के नागरिकों के पास दो तरीके की नागरिकता होगी। पहली तो जिस राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश के अंदर रह रहा है तो वो किसी राज्य या स्टेट्स का हिस्सा तो होगा, तो जिस स्टेट्स में वो रेसाइड कर रहा है उस स्टेट्स के कानून के हिसाब से उसको नागरिकता मिलेगी, ये उसकी पहली नागरिकता है। और वो राज्य जो है वो उस कंट्री का हिस्सा है तो उस कंट्री की नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका का सिटीजन है तो उसके पास दो तरीके की सिटीजनशिप होगी। एक तो उसके पास स्टेट की सिटीजनशिप होगी, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप होगी। लेकिन इसके बनिस्बत यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि केवल और केवल कंट्री की सिटीजनशिप होती है। राज्यों की अपनी नागरिकता का कोई भी प्रावधान या प्रोविज़न, लीगल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। चलिए साहब, हम अपनी बातचीत को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आपको बोर करना, इसलिए वीडियो जितनी छोटी और क्रिस्प रहे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करना, व्याख्या करने का केवल
एक पर्पस था ताकि आप चीज़ों को उस तरह से ले पाएँ, उस तरह से समझ पाएँ जिस तरह उसकी कोर वैल्यूज़ के बारे में कहा गया है। कल हम इसके ऊपर आगे चल के अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।